हेलो, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस सेशन में क्लास 12 का अनसॉल्व करेंगे। अनसॉल्व पेपर आप चाहे अग्रवाल का करिए चाहे एचएम का करिए, आप उसमें सेट देख लो कौन सा है। जैसे अभी हमारे पास सभी सेट का कोड लिखा होता है। जैसे आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स 2020 सेट तीसरे का सेट दूसरे का पार्ट 3, मतलब लास्ट पार्ट आज है। और इसमें आपका एक सेट लिखा है एक्स टी। क्या लिखा है? सेट एक्स टी। एक्स टी मतलब आप चाहे अब एच एम का देखो चाहे जिस का देखो अनसॉल्व पेपर, उसमें आप एक्स टी मिला लो। एक्स टी आपका जो भी रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले के सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग के पास 7वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म ताऊ बराबर NIAB होता है। ताऊ बराबर NIAB होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने मान लिया है कि हमारे पास, सबसे पहले हम बात करें कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण होता है। अब हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे और वो बल किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखें, तो इस प्रकार के हम लोग बल युग्म को हम लोग क्या बोलेंगे, या इस प्रकार के आघूर्ण को हम लोग बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या है कि जब किसी वस्तु पर लगे दो या दो से अधिक बल उस वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखे, तो उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ हमने मान लिया है कि हमारे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, इसका मतलब क्या है, अंदर की ओर है। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर है। जिस पर एक आयताकार कुंडली रखी गई है, माना कुंडली में प्रवाहित धारा I है। अब इस कुंडली की लंबाई हम L मान लेते हैं, तो चौड़ाई क्या है, B है। लंबाई हमने L मान लिया, चौड़ाई क्या है, B है। इस कुंडली प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो अब जो प्रवाहित धारा है इस पर एक बल लगेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर एक बल लगेगा। और जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमने कहाँ माना है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। यहाँ अगर हम लोग निकाले धारा इधर है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने हाथ की तीनों उंगली को इस प्रकार रखें, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो ये जो उंगली है ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा बताएगी धारा की दिशा, तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, अंदर की ओर है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, तो हमने अंगूठा इसको कर दिया ऊपर की ओर। ये क्या है, धारा बताएगी ऊपर की ओर, और ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। बल कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक, तो आप इसी प्रकार से चारों पर बल की दिशा निकालेंगे। इसका इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर और इसका इधर जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, मतलब इसी धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे जाएंगे, मतलब ये लूप चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो जो अपोजिट फोर्स होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब F1 बराबर F2 के होगा और F3 बराबर F4, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इस स्थिति में क्या आएगा बच्चों, जो चालक पर, अगर किसी चालक में प्रवाहित धारा I है तथा चुंबकीय क्षेत्र V है और चालक की लंबाई L है, तो उस पर एक बल लगता है F बराबर IBL साइन थीटा। अब यहाँ थीटा क्या होता है, थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच का एंगल। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ धारा इधर प्रवाहित हो रही है, धारा इधर जा रही है, ये देखो धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। इसका मतलब क्या हो गया कि धारा इधर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। थीटा कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। थीटा कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा कितना रख देंगे, 90। तो F बराबर हमको क्या मिलेगा, IVL साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से आ गया F इज इक्वल टू IVL, F इज इक्वल टू आ गया IVL। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है, बोल रहा है ताऊ बराबर में क्या सिद्ध करना है, NIAB करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसी का एक और फिगर बनाएंगे। इसमें हमने मान लिया कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र V है, इसमें हमने कोई लूप रख दिया है, और इस लूप पर एक बल F1 लग रहा है, एक बल F2 लग रहा है। ये लूप की चौड़ाई B है, और ये लूप जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, और ये क्या है, लूप का अक्ष है जिसके परितः घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसपे एक लूप रखा है, इस लूप पर लगने वाले बल F1 और F2 है। माना लूप की चौड़ाई B है और जो लूप के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि इस पर एक बल युग्म लगेगा। जैसे एक बल ऊपर लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पर जो बल युग्म लगेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे,
यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चालक पर लगने वाला, चालक क्या है, ये लूप है, लूप पर लगने वाला, लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो बच्चा लोग बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है, ताऊ से दिखाते हैं। ताऊ बराबर क्या होता है, बल गुणे इनके बीच की दूरी, बल गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की लंबवत दूरी, ये वाली दूरी। तो यहाँ पर क्या होगा, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी होगा। अब लंबवत दूरी क्या आएगा बच्चा, यहाँ से देखो बल तो हमारे पास क्या है, IBL। अब लंबवत दूरी देखो, ये कोण थीटा है, ये कोण 90 है, 90 के सामने कर्ण होगा। अब अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं A, ये वाला B है, ये वाला C है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब AB बटे में क्या होगा, कर्ण BC। तो यहाँ से बच्चा बराबर में क्या आएगा, साइन थीटा बराबर AB, BC का मतलब क्या है, B है, तो यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा, B साइन थीटा। मतलब लंबवत दूरी क्या हो गई, B साइन थीटा हो गई। अब यहाँ से हम लोग आगे करेंगे, तो ये हमारा देखो ये L है, ये B, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, IB, और ये हो गया L गुणे B, आगे क्या आ गया, साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, L इंटू B, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई को हम लोग क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। इसको हम क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ से आएगा IB। अच्छा, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, A से, तो यहाँ लिख दिया A साइन थीटा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, A बराबर L गुणे B हो गया। अब अगर हम लोग मान लें कि इस कुंडली में या इस लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N है, इस लूप में फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल N। यदि लूप में फेरों की संख्या बराबर, या ऐसा लिख दे, फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो अगर फेरों की संख्या कैपिटल N होगा तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ताऊ बराबर आएगा NIVA साइन थीटा। अब बोला गया है इसमें प्रतीकों का अर्थ बताओ, तो ताऊ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है, N क्या है, फेरों की संख्या है, I क्या है, प्रवाहित धारा है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, A क्या है, क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का क्या है, उनके बीच बना कोण है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब क्या करेंगे, ये 7 का अथवा फ्रिंज चौड़ाई को हम लोग W से दिखाते हैं, चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर बना ले। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक स्रोत है S1 या कोई स्रोत छिद्र है S1 और S2 जिसका लंबवर्धक है, यहाँ हमने C मान लिया है। अब मान लेते हैं कि इस स्रोत से कैपिटल D मीटर की दूरी पर एक पर्दा है। क्या है, एक पर्दा है, और इस पर्दे को हमने कहा यम। ये क्या है, पर्दा है। इस पर्दे को हमने नाम दे दिया, इस पर्दे को क्या नाम दो, तो यहाँ पर ये पर्दा क्या हो गया, यम हो गया। अब हमने क्या माना कि ये जो स्लिट है इनके बीच की दूरी स्मॉल d है, इसके स्लिट की दूरी क्या है, स्मॉल d है। अब अगर स्लिट की दूरी स्मॉल d है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हम लोग ये मान लें कि यहाँ से जो S1 S2 छिद्र है या जो स्रोत है, यहाँ से क्या निकलेंगी, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार तरंग निकलेंगी जो पर्दे के बिंदु O पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है। पर्दे के बिंदु O पर क्या करेंगे, दीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है। हमने मान लिया बिंदु P है, और मान लेते हैं कि पर्दे के केंद्रीय उच्चिष्ट से x मीटर की ये दूरी है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ से क्या मान लें, हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको आधा मिला देते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे, इसके सेंटर को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग इसका पथांतर निकाल लेते हैं। पथांतर क्या होता है कि दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच का अंतर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं। एक हमने क्या खींच दिया, लंब खींच दिया, इसको नाम दे दिया ए। अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल कितना बन रहा, थीटा बन रहा है। तो यहाँ से में जो ये वाला एंगल मिलेगा ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक, अब यहाँ हम लोग माना क्या लिखेंगे, माना हमारे पास दो स्रोत S1 व S2 है, इनके बीच की, या ऐसे मान सकते हैं माना दो स्लिट
S1 और S2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। माना इस स्लिट से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा यम रखा गया है। माना इस पर्दे के केंद्रीय उच्चिष्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय या बोल सकते हैं केंद्रीय, ठीक है। केंद्रीय से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर S1 और S2 द्वारा दीप्त फिंज का निर्माण होता है। इतना लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन में सबसे पहले हम लोग इसका पथांतर निकाल लेते हैं। मतलब जो S1 और S2 है, S1 और S2 तरंगों के कारण बिंदु P का क्या हो जाएगा, पथांतर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, S1 व S2 के कारण बिंदु P पर पथांतर, तो ये पथांतर कितना आएगा, ये पथांतर हमारा S2A। अब S2A क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1A, मतलब पूरे वाले में से इतने को घटा देंगे तो मुझको क्या मिलेगा, पथांतर। तो ये पथांतर आएगा S2A बराबर S2P माइनस S1P आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये S1 S2A और PCO इसको क्या दिखा दें, इसको दिखा देते समरूप। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि S1 S2 और A समरूप होगा तथा PCO समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कैसे हैं इसको बता देते हैं। समरूप त्रिभुज में होता क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज बोलेंगे। जैसे देखो ये हमने लंब खींचा, मतलब ये 90 है, और ये वाला देखो क्या बन रहा 90, मतलब इसमें ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, एक हो गया। ये कोण इसमें थीटा है और इसमें ये वाला थीटा है, तो दो कोण हमारे बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों समरूप है। अब अगर ये दोनों समरूप आपस में है तो इनके जो आनुपातिक भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें S2A बटे में S1 S2 बराबर होगा। अब इसकी अनुपातिक भुजा ये हो जाएगी OP, क्या होगा, OP होगा, और बटे में क्या होगा, देखो इसके बाद हमने कर्ण की बात की तो OP का कर्ण कौन सा है, CP, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। अब बच्चा लोग यहाँ पर जो S1 S2 है वो CP की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। CP की तुलना में क्या है, छोटा है। तो हम लोग अगर ये छोटा होगा मतलब ये यहीं पर होगा, तो ये वाला जो फिर यहाँ बना है वो कहीं यहाँ पर बनेगा और कम बनेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इस CP को बराबर कर लेंगे CO के। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं सिंस CP बराबर होगा CO के। क्यों, क्योंकि S1 S2 की अपेक्षा ये क्या है, बहुत, या ऐसे बोल सकते हैं कि CP की अपेक्षा S1 S2 बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से बराबर होगा तो हम लोग CP की जगह क्या रख दे, CO। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, S2A बटे में S1 S2 बराबर में मिलेगा OP बट्टे में CO। अब हम लोग सबकी वैल्यू रख देते हैं। सबकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, S2A हमें निकालना है पथांतर। S1 S2 की वैल्यू क्या है, इसको हमने D माना है, स्मॉल d। OP क्या है, OP कहाँ है भाई, OP को हमने X माना है, यहाँ X रख दिया जाए। CO को क्या माना, कैपिटल D, तो यहाँ कैपिटल D मान लिया जाए। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, S2A बराबर ये मिलेगा, D का यहाँ गुणा करा दो, X D अपॉन में कैपिटल D। ये क्या आ गया है, ये पथांतर आ गया। अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि दीप्त फिंज के लिए पथांतर क्या होता है, दीप्त फिंज के लिए क्या होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दीप्त फिंज के लिए पथांतर, दीप्त फिंज के लिए, तो बच्चा लोग दीप्त फिंज के लिए पथांतर जो होता है वो m लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ दीप्त फिंज के लिए जो पथांतर आएगा, ये पथांतर जो आएगा, पथांतर बराबर क्या आया है, x d अपॉन में कैपिटल D। ये किसके बराबर होता है, m लैम्डा के बराबर हमने कर दिया। तो x d अपॉन में क्या मिल गया, कैपिटल D मिल गया। अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, x बराबर, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो आएगा m d लैम्डा अपॉन में ये वाला भाग में जाएगा स्मॉल d। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया दीप्त फिंज के लिए। अगर हम लोग अदीप्त फिंज के लिए पथांतर निकालें तो अदीप्त के लिए क्या आएगा उसको देख लो। अदीप्त फिंज के लिए पथांतर क्या होता है, अदीप्त फिंज के लिए पथांतर होता है कि m-1/2 लैम्डा। तो यहाँ से पथांतर क्या आया, इतना आया है, मतलब x d अपॉन कैपिटल D जो होगा वो किसके बराबर होगा, m-1/2 लैम्डा के बराबर होगा।
अब देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू चाहिए, इसका पक्षांतर कर दो, x बराबर क्या आएगा m माइनस 1/2 डी लैम्डा, और ये बटे में जाएगा स्मॉल d आ गया। तो ये हमारा किसके, दीप्त के लिए पथांतर आ गया, किसके लिए आ गया, अदीप्त के लिए आ गया। अब हमें फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना है। तो फ्रिंज चौड़ाई जैसे यहाँ हमारे पास यम आया है, तो हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास यम है, इसके आगे क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या यम है, इसके आगे क्या होगा, m+1 होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा लोग, फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है कि दो क्रमागत चौड़ाई के, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का अंतर होता है। तो mv में से हम लोग m को घटा लेंगे, mv में से m को घटा लेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कि mv दीप्त फ्रिंज तथा, हम लोग क्या लिखेंगे, mv दीप्त फ्रिंज, हम लोग लिख देते हैं कि mv तथा m+1 दीप्त फ्रिंज, mv तथा m+1v दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंजों से दूरियां, यहां से दूरी कितना है कि केंद्रीय फ्रिंजों से दूरियां, केंद्रीय फ्रिंजों से दूरियां कितना मान लें, एक हम लोग mv के लिए x मान लें, या x, हाँ mv के लिए हम लोग क्या मान लें, mv के लिए हम लोग xm मान लें, तथा m+1v के लिए क्या मान लें, xm+1 मान लेते हैं है। तो यहाँ से बच्चा लोग क्या आएगा, अगर हम लोग xm का मान निकालें, xm का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, xm का हमारे पास मान आएगा कि यहाँ से देखो, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x है, xm के लिए क्या होगा, यह आपका आएगा m डी लैम्डा अपान में d आएगा। अगर हम लोग दूसरा xm+1 के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, दीप्त के लिए निकाल रहे हैं तो m की जगह क्या आएगा, m+1 आएगा, तो इसी में हो जाएगा m+1 डी लैम्डा अपान में d आएगा। अब w बराबर क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई, अभी हमने बताया था फ्रिंज चौड़ाई को w से लिखते हैं, तो बड़ी वाले में से छोटी को घटा देते हैं, तो ये मिल जाएगा m+1 माइनस में xm। तो बच्चा लोग यहाँ से क्या आएगा, m+1 की वैल्यू क्या है, m+1 डी लैम्डा अपान में d, और माइनस में xm क्या है, m डी लैम्डा अपान में d है। अब यहाँ से भाई लोग, यहाँ से क्या आएगा, m+1 को कॉमन कर लिया, या ऐसा कर ले, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से देखो डी लैम्डा अपॉन डी दोनों में कॉमन है, तो डी लैम्डा अपॉन डी को बाहर कर लिया, यहाँ क्या बचा m+1, यहाँ क्या बचा माइनस में m बचा है, m कैंसिल आउट हो गया, तो w बराबर क्या बच गया, डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रिंज चौड़ाई, ये क्या हो गया, फ्रिंज चौड़ाई हो गया, जहाँ कैपिटल डी क्या है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य होता है, स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, क्रिया विधि बताइए। तो बच्चे लोग ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हम लोग सेट 1 में कर चुके हैं, तो वहां पर आप जाके आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है हम लोग इससे पहले वाले सेट में कर चुके हैं, तो न्यूमेरिकल नहीं था, न्यूमेरिकल हम बता देते हैं। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या है कि हमें दिया गया है 8वां क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का, हमें दिया गया है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या हम लोग n से लिखते हैं, फेरों की संख्या हम लोग किससे लिखेंगे, n से। तो पहले बोला गया है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np हमें दिया गया 1100, और द्वितीयक कुंडली में ns बराबर कितना दिया है, 110 दिया है। फिर बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडली में सप्लाई, तो प्राथमिक कुंडली में सप्लाई मतलब बीपी बराबर, प्राथमिक को पी से लिखेंगे, द्वितीयक को एस से, 220 वोल्ट है। फिर आगे बोला यह द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम है, मतलब द्वितीय कुंडली में प्रतिबाधा ZS बराबर कितना है, 220 ओम है। तो हमसे बोल रहा प्राथमिक कुंडली में धारा, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा का मान IP हमें ज्ञात करना है, IP हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि NS अपॉन NP बराबर क्या होता है, VS अपॉन VP। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ से लगा देंगे NS अपॉन में NP बराबर क्या होता है, NS अपॉन NP बराबर क्या होता है, VS अपॉन VP।
तो यहाँ सबसे पहले जो जो वैल्यू हमें दी गई उसको लिखते हैं। NS हमें दिया गया 110, NP कितना दिया गया 1100, VS हमें कितना दिया गया, BS हमें ज्ञात करना है, BP कितना दिया बच्चा 220। तो सिंपली इसको काट दिए, 11 एकम 11, 11 दाम में 110, ये वाला इससे कट गया, तो BS बराबर कितना आ गया 22 वोल्ट। तो अगर BS हमें 22 आ गया, ZS हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, हम सबसे पहले द्वितीयक कुंडली में धारा का मान ज्ञात कर लें। तो द्वितीयक कुंडली में धारा के मान के लिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ZS बराबर VS अपान में VI। तो प्रतिबाधा बराबर VS अपान में VI, VS अपान में VI, यहाँ से VS अपान में IS, ठीक है, द्वितीय कुंडली में धारा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ZS का मान हमें दिया गया 220 वोल्ट बराबर VS हमें कितना दिया है 22, ये कितना है 22 है, बटे में क्या है IS है। अब 0 से 0 का है कटेगा, ये 22 एकम 22 दाम में, तो ये देखो कितना आ गया, IS बराबर आ गया है 1/10 बराबर कितना आ गया 0.1 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास IS बराबर आ गया 0.1 एम्पियर। अब इसके बाद हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए होता है, ये इनकी जो कुल VI मतलब शक्ति जो होती है, जैसे BP गुणे IP बराबर क्या होता है BS गुणे में IS होता है, ठीक। अब यहाँ से BP का मान देखो कहीं दिया गया होगा 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। IP हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। BS देखो कहीं आया होगा 22 वोल्ट है। IS कितना आया है, IS आया है 0.1 आया है, तो 22 एकम 22 दाम में, अब ये इधर जाएगा पक्षांतर होगा, तो IP बराबर क्या आ गया 0.1/10 बराबर है कितना आएगा 0.01 एम्पियर। तो IP कितना आ गया 0.01 एम्पियर आ गया, ठीक है बच्चा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है कि हमारे पास इसी का अथवा दिया गया है कि हमारे पास L लंबाई की एक तांबे की छड़ B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा वेग से घूम रहा है। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास E बराबर ओमेगा VL स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई छड़ है जिसकी लंबाई L है और जो घूम रही है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा कोण से घूम रहा है, थीटा कोण से क्या कर रहा, घूम रहा। तो ये O मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, ये वाला Q मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना अच्छा इसका चुंबकीय क्षेत्र में क्या दिया गया है, वेक्टर B दिया गया है। तो मान लेते हैं माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें L लंबाई का एक क्षण O के परिता या अपने अक्ष के परिता घूम रहा है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र B है। अब क्या लिख दें कि माना डेल्टा T समय में, मतलब ये वाला जो है डेल्टा T समय के पश्चात OP से कहाँ पहुंच रहा है, OQ पहुंच रहा है, और इसमें इसने थोड़ा सा विस्थापन किया है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, माना डेल्टा T समयांतराल में OP से या क्षण OP से OQ तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा T समयांतराल में जो ये क्षेत्रफल जा रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसने कुछ किया गया क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लें, क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो यहाँ से क्या लिख देते हैं कि डेल्टा T समयांतराल में किया गया क्षेत्रफल, समयांतराल में तय किया गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम लोग किससे लिखते हैं, A से। तो डेल्टा A बराबर होता क्या है 1/2 आधार OP और गुणे में ये क्या होगा PQ। अब यहाँ से देखो 1/2 OP क्या है L है, उसके बाद PQ क्या है, हम लोग जानते हैं चाप बराबर कोण बटे, ऐसा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला होता हम लोग के पास। कोण क्या है थीटा है, बराबर चाप क्या है, चाप का मतलब हमें ज्ञात करना PQ, त्रिज्या क्या है L है।
अब अभी हमने कहा कि जब डेल्टा टी समय में चल रहा है, मतलब थोड़े से समय में, इसका विस्थापन क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो हम लोग विस्थापन मान लेते क्या होगा, ये थीटा होगा, मतलब डेल्टा थीटा होगा। तो यहाँ से हमें पी क्यू बराबर क्या मिलेगा, पी क्यू बराबर मिलेगा एल इंटू डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, एल इंटू डेल्टा थीटा लिखेंगे। अब यहाँ से बच्चा लोग आएगा 1/2, एल एल का गुणा आएगा एल स्क्वायर डेल्टा थीटा आ गया। अब ये क्षेत्रफल आ गया। अब अगर हमने क्षेत्रफल पा लिया है तो हम लोग क्या ज्ञात कर ले, हम लोग इसका ज्ञात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख दें कि डेल्टा टी समय में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, डेल्टा टी समय में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या आएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फाई। अब डेल्टा फाई बराबर आएगा, डेल्टा फाई बराबर आता है v इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ से आप क्या कर लो, v डेल्टा ए का मान यहाँ रख दो 1/2 एल स्क्वायर डेल्टा थीटा रख दो। अब यहाँ तो अब बच्चा लोग इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे हमारे पास क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लें, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर ई बराबर क्या होता है, ये होता है डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो डेल्टा फाई की वैल्यू में मिली क्या आया, 1/2 आगे कर लेंगे तो आएगा 1/2। उसके बाद क्या मिलेगा, v एल स्क्वायर, और उसके बाद आएगा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/2 v एल स्क्वायर, इसकी जगह पे ओमेगा। तो यहाँ से आ गया ई बराबर 1/2 ओमेगा वी एल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये वाला हमारा डेरिवेशन समाप्त हुआ। अगला हमारे पास है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, निवेशी वक्र खींचिए। तो इस बार जो है ट्रांजिस्टर और जेनर डायोड पूरी तरीके से सिलेबस से कट गया है। तो ये हमारा दूसरा जो है सेट हमारा समाप्त हुआ, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब आप लोग के लिए एक नई सीरीज लाने वाले हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सिर्फ रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से बच्चों को डर लगता है, और न्यूमेरिकल की क्लास हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। यहाँ से देखो क्या मिल